मैं उस वक्त अस्पताल के ठंडे कॉरिडोर में बैठी हुई थी। मेरी नजरें फर्श को देख रही थी, लेकिन बार बार बेचैनी से उठकर सामने वाले बंद दरवाजे के पार देखने की कोशिश करती। मेरे हाथ कपकपा रहे थे और टांगों में एक अजीब सी कंपन थी, जिस पर चाहने के बावजूद मैं काबू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उस वक्त मैं जिस हालत से गुजर रही थी कि सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं उस वक्त अपने दिल में उठती हुई बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही थी और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो मैंने सोचा है वैसा कुछ ना हो, मेरे हक में सब बेहतर हो जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि प्रार्थना के पूरा होने का वक्त गुजर चुका है और अभी मुझे कड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त मेरी बेचैनी नजरें बार बार कभी घड़ी की तरफ उठती और कभी बंद दरवाजे की तरफ। लेकिन अभी तक 2 घंटे गुजर जाने के बावजूद दरवाजे के पार से कोई बाहर नहीं आया था कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाता, मुझे पता चल जाता कि मेरा मुजरिम कौन है। मैं उस वक्त भी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी जब अचानक दरवाजा खुला और अंदर से एक डॉक्टर अपने यूनिफॉर्म में बाहर आया। मैं फौरन उसकी तरफ लपकी और तेजी से पूछा, डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला? मैंने बेचैनी से डॉक्टर से पूछा तो उसने रिपोर्ट मेरे हाथ पर रख दी। मैंने नासमझी से डॉक्टर की तरफ देखते हुए रिपोर्ट पढ़ने लगी, जिसे पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने बेयकीनी भरी आंखों से उस डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया, जैसे मेरे यकीन के ऊपर मुहर लगा रहा हो। मैं खामोशी से उसी बेंच के ऊपर गिर सी गई थी जहाँ पर कुछ देर पहले बैठी इंतजार कर रही थी। मैं उस वक्त जिस दोराहे से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। तभी मैंने अपने मासूम से बच्चे को उठाया और अस्पताल से निकलती चली गई। मेरा रुख जिस तरफ था मैं अच्छी तरह जानती थी और मेरे कदम उसी तरफ उठ रहे थे। मैंने आज सोच लिया था कि या तो आर होगा या पार। आज मुझे अपनी पवित्रता साबित करने का मौका मिल रहा है, तो आखिर मैं ये मौका क्यों गंवाती। इसलिए मैं सीधी उसी तरफ चली आई जहाँ पर मैं कभी रहा करती थी, जो कभी मेरा घर हुआ करता था। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 21 बरस है। मैं मासूम और कम उम्र लड़की थी। अपने भाई और भाभी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। मेरे भाई और भाभी यूँ तो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे साथ उनका रवैया बड़ा खराब था। भाभी तो अक्सर मुझे ताने देने से बाज नहीं आती थी। पापा का देहांत तो बहुत अरसा पहले हो गया था कि मुझे उनकी शक्ल तक याद नहीं थी। सिर्फ तस्वीरों में ही उन्हें देखकर मुझे इस बात का पता चला था कि यह मेरे पापा हैं। जबकि मम्मी का देहांत भाई की शादी के कुछ अरसे के बाद हुआ था। मम्मी ने बड़े शौक से भाई की शादी की थी। भाई मुझसे तकरीबन 8 बरस बड़ा था। मैं खुद भी शादी में बड़ी खुश थी और भाभी विदा होकर हमारे घर चली आई थी। भाभी लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। मम्मी को भाभी पसंद थी, इसलिए उन्होंने भाई की शादी करने में जरा भी जांच पड़ताल नहीं किया और भाई की शादी हो गई। यह खुशियों वाले दिन बड़े अच्छे थे और आजकल भाई के साथ साथ हम सब भी बेहद खुश थे। भाभी के आने से घर में एक रौनक का एहसास होने लगा। यही वजह थी कि मैं दिन रात भाभी के साथ ही लगी रहती। भाभी को आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ था कि जब एक दिन मम्मी की तबीयत अचानक खराब हुई और वो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई। मम्मी का यूं अचानक चले जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था कि हम कितने ही दिन इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाए। वो घर जहाँ पर इतनी खुशियाँ महक रही थी, मम्मी के जाने से अब गम के साए मंडराने लगे थे। खुद भाई भी बेपनाह उदास थे और भाभी भी दुखी थी। हालांकि उनका मम्मी के साथ इतना वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन फिर भी वो मम्मी के जाने पर बेहद उदास थी। ऐसे लम्हे में भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैं जब रोते रोते मम्मी को याद करती तो भाभी मुझे हौसला देती, मुझे हिम्मत देती और भाभी की बदौलत ही मैं इस गम से बाहर निकल आई थी। अभी कुछ अरसा ही मम्मी के देहांत को गुजरा था कि अचानक भाभी के तेवर बदलने लगे थे और अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो काफी बदल चुकी थी। भाभी अब आहिस्ता आहिस्ता सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डालती जा रही थी और मैं सीधी सादी और मासूम सी भाभी की बातों में आ गई और घर के सारे काम करने लगी, जबकि भाभी अब बाकायदा आराम से बैठकर मुझ पर हुक्म चलाती थी और मैं खामोशी से उनकी बात मानने पर मजबूर थी। अक्सर मैं नम आंखों से भाभी की तरफ देख कर रह जाती। मुझे यकीन नहीं आता था कि ये वही भाभी है जो मुझ पर जान निछावर करती थी और मम्मी के बाद उन्होंने कैसे अपना पैतरा बदला था कि एकदम ये इतनी पराई हो गई थी कि अब मुझे उनसे बात करते हुए भी डर लगता था। अभी भाई की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। मैं मम्मी के मरने के बाद दोबारा कॉलेज नहीं जा सकी थी क्योंकि भाभी ने मना कर दिया था और उनका कहना था कि हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन मैंने भाभी के सामने काफी निवेदन किया और कहा कि मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे इस तरह पढ़ाई से दूर मत करें। लेकिन भाई ने यही कहा कि जो तुम्हारी भाभी कह रही हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही है।
वैसे भी तुमने 12वीं में कौन सा इतने अच्छे नंबर लाई थी जो अब तुम कॉलेज जाकर झंडे गाड़ना चाहती हो। भाभी की इस बेरुखी ने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था और मैं खामोश हो गई। दोबारा मैंने कॉलेज जाने का नाम नहीं लिया और अपनी किताबों को उठाकर एक तरफ रख दिया। हालांकि मुझे बेहद शौक था और मम्मी भी यही चाहती थी कि मैं खूब पढ़ लिख जाऊं, लेकिन भाई और भाभी की बदौलत मैं अपना ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकी और सारा दिन घर में एक बेदाम गुलाम की तरह भाभी के काम करने में लगी रहती। उन्हीं दिनों भाभी अपने मायके गई हुई थी। काफी अरसे के बाद वो दूर रहने गई थी और मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मुझे खुली हवा में सांस आ गया है। मैं बड़े सुकून भरे अंदाज में आजकल का वक्त गुजार रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये वक्त एक नई बदलाव लेकर आएगा और मैं आने वाले वक्त के घनचक्कर में खोकर अपनी जिंदगी बर्बाद और मातम करती रहूंगी। अगर मुझे पहले इस बात की खबर हो जाती तो शायद मैं अपने साथ होने वाली अनहोनी को रोक लेती। भाभी तकरीबन एक हफ्ते के बाद अपने मायके से वापस आए थी और उनका भाई उनके साथ ही था। यहाँ मैं यह बताती चलूं कि भाभी 5 बहनें और एक ही भाई था और भाई सब बहनों से छोटा था और उसकी उम्र तकरीबन 17 बरस थी, लेकिन उसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं था। दिमागी तौर पर वो एक बच्चा था और सारे घर वालों से एक बच्चा समझकर ही ट्रीट करते रहते थे। यही वजह थी कि वो घर भर का लाडला भी था और भाभी की मम्मी अक्सर उसके नाच नखरे उठाती, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी आंखों में आंसू छुपा नहीं पाती थी क्योंकि उनका एक ही बेटा था और वो भी ऐसा पागल और मजनू। और जब भाभी मायके से वापस आई तो उनका भाई रोने लगा और कहने लगा कि दीदी मुझे आपके साथ जाना है, आप मुझे बहुत याद आती हो। हालांकि भाभी ने उसे काफी मना किया था, लेकिन वो बाज नहीं आया। भाभी भी जानती थी कि ऐसे शख्स की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की मोहब्बत में उसे अपने साथ ले आई और मैं उसे यूं अचानक देखकर हैरान रह गई थी। तभी भाभी ने मुझे खाने को कहा तो मैं किचन में चली आई। अपनी झोंक में खाना गर्म कर रही थी कि मुझे पीछे से भाभी के भाई अनुज की आवाज सुनाई दी। कहने लगा मुझे पानी चाहिए। मैंने फौरन आगे बढ़कर फ्रिज से उसे पानी का गिलास निकाल कर दिया तो वो पानी हाथ में पकड़े वहीं खड़ा रहा। उसकी मौजूदगी से मुझे उलझन होने लगी। हालांकि दिमागी तौर पर वो एक बच्चा था, लेकिन देखने में वो एक जवान मर्द था। उसका यूं किचन में मौजूद होना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तभी मैंने हिम्मत करते हुए उसे कहा, आप बाहर मेज पर चलें, मैं खाना लेकर आती हूँ। जबकि वो कहने लगा, नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम काम करते हुए अच्छी लग रही हो। उसने बचकाना से अंदाज में कहा, लेकिन न जाने क्यों मुझे नागवार लगा। तभी मैं सिर्फ उसे घूर कर रह गई थी। मैं उसे कुछ सख्त नहीं कहना चाहती थी क्योंकि फिर इस तरह मेरी पोजीशन ऑकवर्ड हो सकती थी, इसलिए खामोश हो गई और अपना काम पूरा करने लगी। जबकि वो तब तक वहीं पर खड़ा रहा और वहाँ से हिला तक नहीं। भाभी के भाई के घर में मौजूदगी मुझे अजीब सी उलझन में डाल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी नए परेशानी से दो चार हो गई हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाती वो मेरे पीछे पीछे आता। उसका यही कहना था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छी हो, मेरे सारे काम करती हो, खाना बनाकर देती हो, मुझे चाय बनाकर देती हो, जबकि ये तो मेरे डेली के काम थे। लेकिन उसका यहाँ पर यूं आकर रहना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तभी कुछ देर उसे बर्दाश्त करते हुए एक दिन भाई जब दफ्तर से आए तो मैं उनके सर पर जा पहुंची। भाई ने मुझे यूं देखा तो कहने लगे, क्या बात है छोटी, कुछ कहना है क्या? भाई ने भीजी अंदाज में पूछा तो मैं उंगलियां चटकाने लगी। समझ नहीं आ रही थी कि इस मसले पर भाई से कैसे बात करूं। वो तो शुक्र है कि भाभी उस वक्त नहाने गई हुई थी। अगर वो सामने होती तो मैं कुछ भी न कह पाती। तभी वक्त की किल्लत के बीच मैंने जल्दी जल्दी भाई से कहा, भाई भाभी का भाई जब से है इस घर में आया मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे अपने ही घर में कैद होकर रह गई हूँ। आप प्लीज उसे किसी तरीके से वापस भिजवा दें, मुझे इस तरह यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। मैंने मिन्नत भरे अंदाज में भाई से कहा तो कुछ सोचती हुई निगाहों से उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, क्या उसने कोई बदतमीजी की है? भाई ने पूछा तो मैंने फौरन ना में सर हिलाया और कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन न जाने क्या बात है वो मेरे आगे पीछे फिरता रहता है, हर वक्त मेरी तारीफ करता रहता है और मुझे ये बहुत अजीब लगता है। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। मैंने भाई से कहा तो भाई कुछ सोचकर कहने लगे, ठीक है मैं देख लेता हूँ, तुम परेशान मत हो। भाई ने यह कहकर मेरा मान बढ़ा दिया था और मैंने प्यार भरे अंदाज में उन्हें देखा और कमरे से निकल आई। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी ये बातें भाभी ने भी सुन ली है और उनके दिल में नफरत का एक लावा उबल पड़ा है। अगर जरा जो मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं कभी कमरे में भाई के साथ ही बात ना करती, बल्कि उन्हें बाहर बुला लेती। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और मैं इस बात के इंतजार में थी कि कब भाई अनुज को वापस उसके घर भिजवा देते हैं, लेकिन अभी तक वो गया नहीं था और अब तो मुझे बहुत मायूसी होने लगी थी। अनुज को इस घर में आए हुए 2 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था और वो जाने का नाम भी नहीं ले रहा था।
मैंने अपने तौर पर भाई से बात कर ली थी। न जाने भाई ने कोशिश की या नहीं, या फिर मुझे टाल दिया था, मैं यह नहीं जानती। लेकिन अनुज अभी तक यहीं पर था। जब एक दिन कपड़े धोने के बाद जब मैं उन्हें फैलाने के लिए छत पर ले जाने लगी तो चकरा जाने की वजह से मैं नीचे गिर गई और फिर उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में मौजूद थी और भाई भाभी मेरे कमरे में मौजूद थे। उनके चेहरे के रंगत बदले हुए थे और वो दोनों बकायदा गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं बेहद परेशान हुई और अपने दुखते हुए सर को थामकर भाभी से कहा, भाभी मुझे क्या हुआ है, हम अस्पताल क्यों हैं? मैंने कमजोरी भरे लहजे में भाभी से कहा तो वो नफरत से कहने लगी, मुबारक हो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो। भाभी की ये बात सुनकर मैंने नासमझी से उन्हें देखा और एकदम गुस्से से बोली, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? क्या आप अपने होश में तो हैं? मेरे इस तरह चिल्लाकर कहने पर वो एकदम गुस्से में आई और कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ, लेकिन तुम ना तो अपने होश में हो और ना ही अपने आप में हो। जाने कब से ये सारा सिलसिला चल रहा है, हम तो अनजान ही बने रहे। भाभी ने ये कहा तो मैंने ना समझी से भाई की तरफ देखकर कहा, भाई ये भाभी क्या कह रही हैं? आखिर सच क्या है? जबकि भाई भी नफरत से बोले, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, यही सच है, तुम माँ बनने वाली हो। अब मुझे सच सच बताओ, ये किसका गुनाह है? भाभी ने गुस्से से मुझसे पूछा तो मैंने बेयकीनी भरी निगाहों से उन्हें देख कर रह गई। तभी हिम्मत करते उनसे बोली, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, यकीनन डॉक्टर की कोई गलतफहमी हुई है। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तो फिर यह बच्चा कैसे हो सकता है? आखिर ये किसका हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने रोते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, जबकि भाई कहने लगे, डॉक्टर की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती और डॉक्टर ने एक नहीं 2-3 टेस्ट और भी किए हैं जिनके साथ यही साबित होता है कि तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन मैं यह नहीं जान पा रहा कि आखिर तुमने किसके साथ मेरी इज्जत का सौदा किया और क्यों किया। भाई ने बड़े टूटे अंदाज में मेरी तरफ देखकर कहा तो मैं अंदर से कट कर रह गई थी। तभी उनसे बोली, भगवान की कसम भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो आज तक किसी मर्द से कभी बात तक नहीं की और आप इतनी बड़ी सोच रहे हैं। मैं नहीं जानती ये सब क्या है, क्यों है। यकीनन डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है, आप दोबारा मेरा टेस्ट करवा लें। मैंने भाई से कहा तो भाई नफरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मैंने कहा ना सिर्फ एक टेस्ट नहीं हुआ तुम्हारा, इसके अलावा और भी काफी टेस्ट हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि अपनी बहन को पहचान नहीं सका। मुझे अफसोस है कि तुम मेरी बहन हो। भाई ने नफरत से मुझे देखते हुए बाहर का रुख किया, जबकि भाभी भी नफरत से घूरते हुए भाई के पीछे चली गई और मैं शोक में वहीं बैठी रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। आखिर इतनी बड़ी बात कैसे मुमकिन हो सकती है? यह सब कैसे हो सकता है? मैं अंदर ही अंदर परेशान सी सोच रही थी। तभी हिम्मत करते हुए बाहर डॉक्टर के कमरे में चली आई। डॉक्टर के पास अभी मरीजों का भीड़ था। मैं कुछ देर बाहर बैठकर इंतजार करने लगी और तभी अपनी बारी आने पर अंदर गई और डॉक्टर साहब से पूछने लगी, डॉक्टर साहब मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैंने उलझे अंदाज में डॉक्टर से कहा तो वह कहने लगी, बिल्कुल यह बात सच है कि आप प्रेग्नेंट हैं और कैसे हो सकती हैं तो आपको बेहतर पता होगा। कोई आपके करीब आया हो या किसी ने आपका फायदा उठाने की कोशिश की हो, आप ही इस बारे में बेहतर बता सकती हैं। डॉक्टर ने तो जैसे मेरे होश ही गुम कर दिए थे और मुझे बहुत सोचकर भी यह बात याद नहीं आ रही थी कि आखिर कौन मेरे करीब आया था, आखिर किसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की थी, आखिर ऐसा क्यों है। मैं डॉक्टर के कमरे से बड़ी निराश सी वापस लौटी थी और अपना सामान समेट कर घर जाने लगी थी, क्योंकि भाई और भाभी तो पहले ही चले गए थे और डॉक्टर ने मुझे अब डिस्चार्ज कर दिया था। मैंने अपना जरूरी चीज समेटी और घर की राह ली, लेकिन सारे रास्ते में यही सोचती रही कि आखिर इस सब का कसूरवार कौन है, आखिर वह कौन है जिसने मेरे साथ ये सब किया। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी मुझे किसी का ख्याल नहीं आ रहा था और ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। मैं घर आई तो दरवाजा खुला ही था और भाई और भाभी सामने ही लाउंज में बैठे थे। मैं लड़खड़ाती चलती हुई सीधा भाई के पास ही आई और उन्हें कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मेरी जिंदगी में कोई इंसान है और ना ही मैंने किसी के साथ मुंह काला किया है, आप मेरी बात को समझे। मैंने भाई के आगे नरम अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा तो भाई एकदम गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, तुम्हें ये बात मेरी इज्जत लगती है? क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैंने जब से ये बात सुनी है शर्म से जमीन में गड़कर रह गया हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गलत निकलोगी। ये कहते ही भाई ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा और फिर उसके बाद भाई का हाथ रुका नहीं, बल्कि वो मुझे मारता रहा। उसने मुझे टांगे मारी, थप्पड़ मारे और लगातार मारता रहा, लेकिन मैंने भाई को नहीं रोका और भाई से रोते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है,
मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन भाई ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि वही किया जो उसे बेहतर लगा था। और भाई ने सिर्फ मारा ही नहीं, बल्कि मारने के बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे गली से निकाल दिया और कहने लगा, आज के बाद इस घर का कभी रुख मत करना। तुम मेरे लिए मर गई हो और मैं तुम्हारे लिए मर गया। यह कहकर भाई ने घर का दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया और मैं एकदम दरवाजे पर हाथ रखकर रोने लगी और दोनों हाथों से दरवाजा पीटने लगी। नहीं भाई, नहीं, ऐसा मत करो, मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन भाई को मुझ पर दया नहीं आया और उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अब तो भाई ऐसा हो गया जैसे वहाँ पर मौजूद ही नहीं हो। मैं काफी देर तक दरवाजे को पीटती रही और अपने भाई को पुकारती रही, लेकिन जब वो नहीं आया तो मैं समझ गई कि अब इस घर के दरवाजे मुझ पर बंद हो चुके हैं। मेरे भाई ने मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया, हालांकि उसे मुझ पर यकीन करना चाहिए था। मुझसे एक बार पूछता तो सही, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मुझे गुनाहगार मान लिया। यह बात मुझे अपने आप में शर्मिंदा कर रही थी। मैं उस वक्त यही सोचकर रो रही थी कि आखिर इस सब का कसूरवार कौन है। मैं अब उस गली से निकल आई थी क्योंकि मेरे रोने पीटने की आवाजें सुनकर घर की खिड़कियों से लोग झांक रहे थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई का सर मेरी वजह से और झुके, इसलिए चुपचाप उस गली को छोड़ दिया और बाहर सड़क पर आ गई। अनजान रास्ते और अनजानी मंजिल की तरफ मैं बढ़ती चली जा रही थी। मुझे कुछ खबर नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, लेकिन उस वक्त आंसू की चादर ने आगे का मंजर धुंधला दिया था। तभी मैं एक ठोकर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने बड़े मेहरबान से अंदाज में मुझे थाम लिया। अरे बेटी, ध्यान से चलो, क्या हुआ है तुम्हें? किसी औरत की आवाज ने मुझे ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में लापटका। मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखा। मेरे आंसू भरे चेहरे को देखकर वह कहने लगी, अरे तुम तो रो रही हो, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो, इधर आकर बैठ जाओ। उस औरत ने मेरा हाथ थामा और करीब ही पड़े एक बेंच पर मुझे बिठा दिया। मैं ना चाहते हुए भी रोने लगी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उस औरत ने कहीं से पानी का गिलास लाकर मुझे दिया, जिसे मैंने एक ही सांस में खाली कर दिया और फिर वो मेरे करीब ही बैठ गई और कहने लगी, बेटी अगर तुम सही समझो तो बताओ कि क्या मसला है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उस औरत के मेहरबान अंदाज में कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसने मुझे उसका कायल कर दिया और तभी मैंने न चाहते हुए उससे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जिसे सुनकर वो ताज्जुब से सर हिलाने लगी और कहने लगी, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत ज्यादती हुई है। न जाने कौन है जिसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया और तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे भाई पर अफसोस है, उसे तुम्हें एक मौका तो देना चाहिए था। खैर तुम फिक्र मत करो, अगर सही समझो तो तुम मेरे साथ ही सेंटर चलो, मैं भी वहीं पर रहती हूँ। आज बाजार आई थी, कुछ चीज लेनी थी, इसलिए वो चीज लेकर वापस जा रही थी कि रास्ते में तुमसे मुलाकात हो गई। शायद कुदरत को यही मंजूर था। उस औरत ने नर्म से अंदाज में कहा तो मैं सर हिलाते हुए उसके साथ ही उठ गई, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था और न ही कोई ठिकाना था। सेंटर में आने के बाद मेरी जिंदगी बड़ी बदल सी गई थी। मैं हर वक्त अपने बिस्तर पर बैठी रोती रहती थी। आसपास मौजूद औरतें मेरी तरह हालात की सताई हुई थी। किसी को उसके पति ने मारकर घर से निकाल दिया था, तो किसी के ससुराल वाले जालिम निकले थे, किसी के बहन भाई उसकी जायदाद पर कब्जा किए थे और कोई अपनी जवान औलाद के हाथों जिल्लत उठाकर यहाँ तक पहुँची हुई थी। जितने चेहरे थे उतनी कहानियाँ थी और हर कहानी के पीछे एक नसीहत थी। मैं उन लोगों की कहानियां जब सुनती तो मुझे अपना दुख छोटा लगने लगता, लेकिन मुझे अपने साथ गुजरे हुए उस हादसे पर इतना अफसोस नहीं था जितना अपने भाई का मुझ पर भरोसा न करने का दुख था। तभी मैं दिन रात अपने भाई को याद करके रोती रहती और वहाँ की औरतें मुझे तसल्ली देती, हिम्मत देती और मेरा हौसला बढ़ाती। दिन गुजरते जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अतीत को भुलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे मेरे बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही थी और मैं भगवान से मदद मांगती थी। भगवान से बार बार प्रार्थना करती कि वो मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाए रखें, क्योंकि अगर मैंने पहले ही हिम्मत हार दी तो अपने साथ गुजरे हुए उस जुल्म की सच्चाई कैसे जान सकूंगी। यही वजह थी कि मैं बड़े इत्मीनान से अंदाज में यह दिन गुजारने लगी थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने तकलीफ से गुजरकर एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मुझे उस बच्चे को देखकर एक मोहब्बत तो महसूस हुई थी, लेकिन मुझे कोई अपनापन महसूस नहीं हो रही थी। वह मुझे अपना बच्चा लग ही नहीं रहा था। ना जाने क्यों उसे देखकर मुझे बेइंतहा रोना आ रहा था और मैं ना चाहते हुए भी आंसू बहाने लगी थी। ना तो मैं ये जानती थी कि इस बच्चे का बाप कौन है और ना ही उस बच्चे को खबर थी कि उसकी दुनिया में आने पर मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। वहाँ की औरतें मेरे बच्चे को संभालने में लगी रहती थी। वो खुद ही उसका ख्याल कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं किस तरह की तकलीफ से गुजर रही हूँ। अभी मेरा बेटा कुछ दिनों का ही था जब एक दिन मैं उसे लेकर सेंटर से निकली और सीधी एक अस्पताल में चली गई।
वहाँ जाकर जब मैंने डीएनए टेस्ट का कहा तो डॉक्टर हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी और कहने लगी, आखिर आप इस बच्चे का डीएनए टेस्ट क्यों करवाना चाहती हैं? क्या वजह है? जबकि मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, चंद महीने पहले मैं यहाँ पर एडमिट हुई थी और तब मैंने आपसे कहा कि मैंने आज तक किसी मर्द को छुआ तक नहीं, तो फिर मेरे साथ ये सब कैसे हुआ? मैं वही लड़की हूँ। मैं अब ये सच्चाई जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ये सब जुल्म किसने किया और क्यों किया, क्योंकि मैं अपने साथ जुल्म करने वाले को माफ नहीं करूंगी। मैंने डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर ने समझते हुए सर हिलाया और कहने लगी, ठीक है, आपके कहने पर हम डीएनए टेस्ट कर देते हैं, बाकी जो आपकी किस्मत। डॉक्टर के रवैये ने मुझे थोड़ा हौसला दिया था और मैं अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने में कामयाब हो गई। अब मुझे बेचैनी से टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि आज सच्चाई मेरे सामने आ जानी थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि सच्चाई जब मेरे सामने आएगी तो फिर मैं क्या करूंगी। मैं किसका दर खटखटाऊंगी, किसे जाकर अपनी सफाई पेश करूंगी, किसे कहूंगी। भाई और भाभी ने उस दिन के बाद से तो मुझे पूछा तक भी नहीं था। उन्हें तो यह तक नहीं पता था कि मैं कहाँ रह रही हूँ। और अब जब सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, सबूत मेरे हाथ में होगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? क्या भाई मेरी बात का यकीन कर लेगा? क्या सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा? मैंने बड़ी उदासी से सोचा था और बेचैनी से रिपोर्ट आने के इंतजार में थी, जबकि रिपोर्ट आने में ही काफी वक्त लग गया था और मैंने यह एक एक लम्हा तकलीफ में गुजारा था। तभी डॉक्टर ने जब रिपोर्ट लाकर मुझे थमाई तो मैंने धड़कते हुए दिल से थाम कर उसे खोला और जब पढ़ा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। एक लम्हे के लिए भी मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया था, लेकिन आज मैं सच जान चुकी थी और खुद को सही साबित करने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन मैं अभी भी नहीं जानती थी कि आखिर वो शख्स मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकता है, आखिर वो कैसे इस काबिल हो सकता है। लेकिन अब इसका जवाब तो मुझे भाई के घर जाकर ही मिलेगा। इसलिए मैंने एक हाथ में रिपोर्ट उठाई और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को और भाई के घर चली आई। भाई ने इतने अरसे के बाद जब मुझे सामने देखा तो एकदम हैरान रह गए थे, लेकिन जब उनकी नजरें मेरे बच्चे पर पड़ी तो उनकी आंखों में गुस्सा आया था, जिसने मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया था। तभी मैं आगे बढ़ी और बड़े मजबूत लहजे में भाई से कहने लगी, भाई मुझे आज अपनी सफाई पेश करनी है। आपको बताना है कि आपकी बहन गुनाहगार नहीं है। और मैंने यह कहते हुए वो फाइल भाई को थमा दी, जिसे भाई ने नासमझी से पकड़ा और पढ़ने लगे। तभी जैसे जैसे वो फाइल पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उनके चेहरे के रंगत भी बदलते जा रहे थे, जबकि भाभी भी वहाँ करीबी खड़ी थी। एकदम आगे बढ़ी और भाई के साथ मिलकर उस फाइल को देखने लगी। शायद उन्हें इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अपने हक में सबूत लेकर आई हूँ, लेकिन भाभी का रंग भी बदलता जा रहा था और वो फाइल पढ़ने के बाद एकदम से चिल्ला उठी और कहने लगी, झूठ है, ये सब बकवास है, ये इस लड़की का कोई नया ढकोसला है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मेरे भाई को हमारी नजरों में गिराने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अरे आज अगर इतने अरसे के बाद अपने हाथ में कागज का टुकड़ा ले आई है तो क्या हम इसकी बात का यकीन कर लेंगे? भाभी ने गुस्से और जज्बात में आकर ये सब कहा तो भाई ने नासमझी से कभी मुझे देखते और कभी भाभी को, लेकिन मैंने एकदम से अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर कहा, भाई मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने जब ये रिपोर्ट करवाई थी तो अपने असल मुजरिम को सामने लाने के लिए करवाई थी, और जब मुजरिम सामने आया तो आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तब कागज के टुकड़ों पर यकीन कर लिया था जब उन्होंने मुझे मुजरिम साबित किया था, लेकिन आज जब मैं उसी कागज के टुकड़े पर खुद को बेगुनाह साबित कर रही हूँ तो आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। मैंने भाभी से कहा तो भाई खामोश से हो गए। तभी भाभी एकदम आगे बढ़ी और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यह सब ड्रामेबाजी कर रही हो, मेरे भाई को हमारी नजरों में गिराना चाहती हो। अरे तुम अच्छी तरह जानती हो कि दिमागी रूप से एक बच्चा है और वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैंने भाभी के थप्पड़ को बर्दाश्त करते हुए एकदम नफरत से उनकी तरफ देखा और बोली, भाभी सच में आपका भाई दिमागी रूप से एक बच्चा है, लेकिन शारीरिक रूप से वो एक मर्द है और उसका दिल भी एक मर्द वाला है और उसकी भी कुछ ख्वाहिश है। आप लोगों ने उसे बच्चा बच्चा समझकर ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, हालांकि उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और फिर मेरी मिसाल आपके सामने है, यह बच्चा आपके भाई का ही है। आप जहाँ से चाहें अपनी तसल्ली के लिए जाकर टेस्ट करवा सकती हैं, जिससे चाहे इस बात की गवाही ले सकती हैं। लेकिन मुझे आपसे सिर्फ यह जानना है कि आखिर आपके भाई ने मेरे साथ क्यों किया, कि उसने यह सब करके मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैंने भाभी से गुस्से से बात करते हुए कहा तो भाभी एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी, जबकि भाई आगे बढ़े और कहने लगे, तुम चुप कर जाओ, आज यह मेरा और मेरी बहन का मामला है और मैं अपनी बहन के साथ खुद बात करूंगा। तुम ऐसा करो, अपने भाई को फोन करके यहाँ पर बुलवा लो और आज इस बात के सच झूठ का पता चल जाएगा।
भाई ने भाभी को हुक्म दिया तो भाभी कहने लगी, क्यों मैं अपने भाई को यहाँ पर क्यों बुलाऊं? आपकी बहन जिसके साथ मुंह काला किया है उसे बुलाइए और इस किस्से को खत्म करें। भाभी के इस तरह कहने पर मेरा दिल कट कर रह गया था, जबकि भाई कहने लगे, अगर तुम उसे यहाँ नहीं बुलाओगी तो फिर मैं खुद बुलवा लेता हूँ। यह कहकर भाई फोन की तरफ बढ़े और अपने ससुराल में फोन करके अनुज को भेजने को कहा। भाभी बेबसी से भाई की तरफ देख कर रह गयी। अब अनुज का इंतजार था, जब तक वो यहाँ पर ना आता बात नहीं हो सकती थी। तभी कुछ देर के बाद अनुज भी चला आया और ना समझी से सारे हालात को समझने की कोशिश करने लगा। तभी भाई ने वो फाइल उसके आगे रखी और उसे बच्चे को सामने किया। अनुज ने वो फाइल पढ़ी और उसका रंग फीका हो गया था, जबकि इस बच्चे को देखकर उसके चेहरे पर मासूमियत थे। भाई को यह समझने में देर नहीं लगी कि अनुज ही असल मुजरिम है और उसी ने ही यह सब किया है। तभी भाई उसे कहने लगे, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमने यह किया है या नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम ही असल कसूरवार हो। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और फिर तुम इतनी खामोशी से यहाँ से गायब हो गए कि दोबारा कभी पलटकर तुमने ना तो मेरी बहन की खबर ली और ना ही इसकी सफाई पेश करने की कोशिश की। भाई ने अनुज से गुस्से से पूछा तो अनुज कुछ बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कसूरवार नहीं हूँ और ना ही मुझे पता है। अनुज ने बचकाना से अंदाज में कहा तो भाई एकदम गुस्से से उसकी तरफ बढ़े और उसे 2-3 थप्पड़ एक साथ दे मारे, जिसे भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और एकदम चिल्ला उठी, मेरे भाई को मत मारे, आखिर आप इसके साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? जबकि भाई भाभी की तरफ मुड़े और उंगली उठाकर उन्हें चुप रहने को कहा। तभी भाभी एकदम खामोश हो गयी और भाई अनुज से कहने लगे, अगर तुम सच नहीं बताते तो मैं अभी खड़े खड़े तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, फिर अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाना। अगर तुमने मेरी बहन की बर्बादी का एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा तो मैं भी तुम्हारी बहन के बारे में अब नहीं सोचूंगा। भाई ने नफरत से अनुज और भाभी की तरफ देखते हुए कहा तो अनुज एकदम रो पड़ा और कहने लगा, नहीं नहीं, आप दीदी को तलाक मत देना, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। अनुज का इतना कहना था कि भाभी के चेहरे के रंगत उड़ गए और तभी अनुज कहने लगा, दरअसल मैं जब इस घर में आया था तो एक प्लानिंग के तहत ही आया था, मुझे दीदी ही लेकर आई थी और दीदी ने मुझे समझा दिया था कि मुझे किस तरह प्रिया के आगे पीछे फिरना है और किस तरह उसे अपने जाल में फंसाना है। लेकिन प्रिया पहले से मुझसे दूर दूर रहती थी और वो अपने आप में ही रहती, वो मुझसे बात नहीं करती थी, जबकि मैं उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी दिलचस्पी प्रिया के अंदर बढ़ने लगी और मैं अब उसका दीवाना होता जा रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से दीदी मुझ पर इस बात का प्रेशर डाल रही थी कि मुझे किस तरह प्रिया को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसके साथ कुछ गलत करना है और फिर उसे छोड़ देना है। लेकिन मैं दीदी की यह बात नहीं मान रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दीदी की बातों ने और प्रिया के हुस्न ने मेरे दिल पर अपना वार चला ही दिया। और फिर एक दिन मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें कोई झोल नहीं था। मैंने नींद की गोलियां ली और चुपके से प्रिया की चाय में डाल दी, क्योंकि मैं इतने दिनों में यह बात तो जान गया था कि प्रिया रात को चाय जरूर पीती है और फिर सो जाती है। तभी मैंने चाय के कप में नींद की गोलियां डाल दी और उस चाय को प्रिया ने पी लिया और उसे जरा भी गोलियों का अंदाजा नहीं हुआ। तभी जब वो सोई तो मैं चुपके से उसके कमरे में गया और फिर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया। प्रिया को पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। मैं खुश था कि प्रिया को पता नहीं चला और मैंने ऐसा एक बार नहीं कई बार किया, जिसका प्रिया को तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं तो सब कुछ जानता था। तभी उन दिनों में घर वापस चला गया। फिर प्रिया के साथ जो कुछ हुआ वो अब आपके सामने है। मैं नहीं जानता था कि मेरी वजह से प्रिया के साथ इतनी जाती होगी कि उसे घर से ही निकाल दिया जाएगा। अगर जरा भी अंदाजा होता तो शायद अपनी गलती को मैं पहले ही कबूल कर लेता। लेकिन आज भी अपनी गलती को कबूल करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। बस मेरी सिर्फ एक निवेदन है कि मेरी बहन को तलाक मत दीजिएगा। अनुज ने यह कहते हुए रोते हुए भाई के पाँव पकड़ लिए, जबकि मैं गहरे इत्मीनान के साथ साथ मुस्कुरा दी थी। आज मैं सही साबित हो चुकी थी और भाई को अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ था। भाई भाभी को एक लम्हे के लिए इस घर में रखने को तैयार नहीं थे और खुद अब मैं भी यही चाहती थी। भाई ने उन दोनों बहन भाइयों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में कभी मुझे निकाला था। मैं कुदरत के इस इंसाफ पर बेहद खुश थी और मुझे इस बात की इत्मीनान हो गया था कि मेरी सच्चाई भाई के सामने आ गई और उन्होंने सारी हकीकत समझ ली और उसे कबूल भी कर लिया। अगर मैं समझदारी से काम न लेती और अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट न करवाती तो शायद आज मैं वहीं सेंटर के उस बिस्तर के ऊपर बैठी हुई अपनी किस्मत पर रो रही होती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।